Hello, Assalamu alaikum. I hope so that you all are fine and in a good health. Today we are going to start about Preface to Lyrical Ballads, which was written by William Wordsworth in 1802. But before discussing the text of Lyrical Ballad, we must have an idea about the background of Lyrical Ballad. So, text discuss करने से पहले background की तरफ आते हैं. Background of Lyrical Ballad, it has 2 points. The one is pre-Romantic era. Now, pre-Romantic era में क्या था means कि before Lyrical Ballad there was no Romantic age. हमें पता है कि that it is marked as a beginning of a new era. इससे पहले कौन सी एज थी? Age of transition, which is the second point, which is also called Neoclassicism. Age transition का हमें मतलब पता है कि transformation change होता है. So Neoclassicism और Romanticism के दरमियान का जो era है ना, उसको बोलते हैं प्री रोमांटिक एज या फिर एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलेंगे. और एज ऑफ ट्रांजिशन मीन्स बिटवीन क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म एंड रोमांटिक एज. और अगर हम लोग इसके 4 एडिशंस की बात करें, देयर वर 4 एडिशंस. द वन वाज रिटन इन 1798. आई एम टॉकिंग अबाउट लिरिकल बैलेड. 1798 में फर्स्ट लिखा गया, फिर इसके बाद 1800 में, 1802 में और 1803 में. उसके बाद रोमांटिसिज्म जो इटसेल्फ मूवमेंट है, उसकी अगर हम नरिशमेंट और ग्रोथ्स की बात करें तो रोमांटिसिज्म, ये ब्लॉक में नज़र आ रहा होगा आप लोगों को. रोमांटिसिज्म जो थी वो उस 4 कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी और वो डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट कैटेगरीज़ में या इंस्टीट्यूट्स में वो हो रही थी. द फर्स्ट वाज इन जर्मनी. जो जर्मनी था वो उसमें एज अ फिलोसॉफिकल तौर पे वो नरिशमेंट उसकी हो रही थी. देन सेकेंड इज़ फ्रांस, जहाँ पे हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो फ्रांस में रेवोल्यूशनरी तौर पे रोमांटिसिज्म जो थी वो ग्रो कर रही थी. इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एज अ लिटरेरी तौर पे मीन्स के लिटरेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था. और इटली में पेट्रियाटिक मीन्स लव फॉर मदरलैंड, लोगों के अंदर अपनी मदरलैंड, अपनी कंट्री के लिए जज्बा था. तो वो रोमांटिसिज्म के पर्सपेक्ट में हम लोग अगर देखें तो वो यहाँ से निकलता है. Germany, France, England, and Italy. These 4 countries are very much important in regard to Romanticism. And then next, Neoclassicism. In Neoclassicism, there were 3 things which were very much visible. The one is age of reason. 3 ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से और स्टाइल के लिहाज से. ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. द फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर एंड द सेकेंड थिंग इज स्टाइल. एज ऑफ जो रीज़न है ना, हमें पता है कि रीज़न किससे रिलेट करता है? माइंड से. तो न्यू क्लासिसिज्म में ये बात समझी जाती थी कि माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज इट वाज एन एज ऑफ रीज़न. सेकंड इज रैशनलिज्म वे वी टॉक अबाउट लॉजिक. Preference is given to mind over heart, and poets were more inclined towards rationalistic approach or rationalistic writings. Intellect was more important for them. थर्ड पॉइंट इज एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट मीन्स नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज की बात होती थी. वर्ड जो नॉलेज है ना वो इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे. उसके बाद आ जाता है स्टाइल ऑफ न्यू क्लासिसिस्ट. क्यों हम लोग न्यू क्लासिसिज्म का क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमें जब तक बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो लिरिकल बैलेड को हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि क्यों उसने रिवोल्ट किया, रोमांटिसिज्म वो मूवमेंट क्यों स्टार्ट है, क्या रीज़न क्या था. तो इसी वजह से हमें पहले वाले एरा के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग अगली की तरफ बढ़ेंगे. स्टाइल ऑफ न्यू क्लासिसिस्ट, इट वाज बोम्बास्टिक. अब वो बोम्बास्टिक मीन्स आर्टिफिशियल स्टाइल था, प्रिटेंशियस था, मीन्स कि दिखावे टाइप जैसा स्टाइल होता है उस किस्म का था. गिलेंट्री था, पेडेंट्री लाइफ स्टाइल मीन्स ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर थे, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बड़ा करके दिखाना. फॉर एग्जांपल हम लोग अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ लॉक की एग्जांपल दे सकते हैं कि छोटा सा मैटर था और उसने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाइंस पोइम लिख दी, मॉक एपिक लिख दी. उसके बाद कॉम्प्लेक्स डिक्शन मीन्स कि जो जितनी कॉम्प्लेक्स पोइट्री करेगा वो उतना ही बड़ा पोइट कहलाया जाएगा, आर्टिस्ट कहलाया जाएगा. इमेजरी इस तरह की यूज़ की जाती थी. ग्रैंडियर स्टाइल होता था. विक्टिम ऑफ एफेक्टेशन मीन्स शो ऑफ, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते थे, अपने नॉलेज को बस शो ऑफ करना है किसी तरह कुछ भी यूज़ करके. एग्जैजरेटेड राइटिंग होती थी. जॉन डन की फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी एग्जांपल लेते हैं तो उसकी इमेजरीज, फॉर फेस्ट कंपैरिजन, जैसे उसने कंपैरिजन दिया है कंपस का विद हिज लवर. फिर दोबारा से हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक, मोक एपिक पोएम. बहुत छोटा सा सब्जेक्ट मैटर है. एलीट क्लास वाज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर ओवर अ लॉक ऑफ ब्लाइंडा. And Wordsworth was against all these notions. And he was of the view that if we are going for exaggeration in poetry and by following affectation and complex writing style, so it means that we are only showing off our knowledge.
So he is of the view that poetry is not the platform to discuss about knowledge, as it is the job of what? It is the job of the scientist. साइंटिस्ट होते हैं जो अपने नॉलेज को शो ऑफ करते हैं, नॉट द पोइट और द आर्टिस्ट. तो वो इस चीज़ के बिल्कुल टोटली खिलाफ था. फॉर हिम द मेन एलिमेंट शुड बी प्लेजर. The poet is meant to give pleasure to the reader. If the poetry is incomprehensible for the masses, means जो हमारी common man होंगे उनके लिए ununderstandable होगी. So जाहिर सी बात है, according to Wordsworth, for him it is not a poetry. It will not be categorized in the list of being an artist or being a poet. उसके सामने वो poet नहीं है. The person who is showing off his knowledge. And if the common people will not be able to understand the complex diction, definitely they will get bored and they will lose interest. फिर उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है जी far-fetched comparison. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका जॉन डन का होता था स्टाइल. Okay, now the question arises that what are the reasons that poetry lost its value and a new genre novel emerged in the late 17th and 18th century? कोई वजह थी ना, जाहिर सी बात है कि उस टाइम जो थे नॉवल इमर्ज कर रहा था 17th और 18th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो रीज़न क्या थे? दीज 3 रीजंस वर देयर. फिक्शन एक तो इवॉल्व कर रही थी, एक न्यू चीज़ आ रही थी, इस पब्लिक और कॉमन पीपल वाज टेकिंग इंटरेस्ट इन इट एंड दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फिक्शन. फॉर एग्जाम्पल जेन ऑस्टन के नावल हो गए, चार्ल्स डिकन्स के हो गए. उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, मैंने आपको बताया स्टाइल और सब्जेक्ट मैटर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. The subject matter, the people of the Neoclassicism or poets of the Neoclassicist, they were choosing the style from the elite class. They chose the elite class as their subject matter. Poetry was about mistresses, heroes, and on trivial matters. जो अमीर elite class के होंगे ना, वो उनकी subject matter हुआ करते थे. और the language of the poet was also complex, pedantry style, complex vocabulary. तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से एक नया जॉनरा नॉवल आया, क्योंकि कॉमन मैन की एक्सेस हो गई थी. डिक्लाइन ऑफ पोइट्री. अब इसने डिक्लाइन ऑफ पोइट्री क्यों किया? बिकॉज एक तो डिक्शन उसको अच्छी नहीं लगी थी, सब्जेक्ट मैटर उसको न्यू क्लासिसिस्ट का अच्छा नहीं लगता था, फिर उसके बाद फिक्शन भी आ गई थी और फिर क्रिटिसिज्म चल रहा था बहुत ज़्यादा. एंड वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रेंड सेटर, अ पर्सन हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नोशंस एंड एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स. सो ही इज गोइंग टू चैलेंज ऑल दीज थिंग्स, नॉट गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द स्टाइल ऑफ न्यू क्लासिसिस्ट लाइक gentry, bombastic, and grandiose, and affectation, and complex style. ये सारी चीज़ें नहीं होंगी. He's going to use a very rustic kind of a style, and he's going to challenge the trends of his age. If we take an example, like अगर हम लोग बात करें कि accepting the notions which are already existing, established trends, उनको follow करना, it's very easy. But to revolt against the existing notions or the contrary to it, it's not much easy. It's a complex thing. So Wordsworth from this type, from this category, that he was revolting from all these things. Revolting means कि वो मुजाहमत उसके बिल्कुल against था. 3 revolutions were also there. The first one is Industrial Revolution. Industrial Revolution से क्या हुआ कि due to Industrial Revolution, materialism, the love for wealth and worldly material, it was deeply rooted, and it is more visible in city life as compared to the rustic setup or a rural setup. और मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो थी वो ट्रेंड में थी, रेस ऑफ मनी, लैक ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स. जाहिर सी बात है अगर हमारा इंटरेस्ट मटीरियलिज्म की तरफ होगा तो वी विल लैक द इमोशंस एंड द फीलिंग्स विच वी हैव. और नई क्लास इमर्ज कर रही थी विच वॉज मिडिल क्लास, and due to printing press, education was also available for the common people, and the span of the reader was getting expanded. Common people were in a state to read something, but they were not interested in the matters of upper or the elite class or the gentry. They want something simple, like simple language होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा bombastic और grand किस्म की नहीं होनी चाहिए. They were demanding something new which should be comprehensible for them. उसके बाद French Revolution की अगर बात करते हैं हम लोग तो French Revolution was also there. Revolutions in the neighbors are also affecting the connected countries. So England को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन. द लास्ट थिंग इज़ अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन जो पब्लिक थी वो भी बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रही थी. ओके, द थिंग्स विच वर्ड्सवर्थ गिव टू द पोइट्री, देयर आर 3 थिंग्स. द वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पोइट्री विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लिरिकल बैलेड. ये लिरिकल बैलेड की बात हो रही है जो कि उसने दी है. तो ये 3 चीज़ें हैं इसमें: द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, पोइटिक डिक्शन और थ्योरी ऑफ पोइट्री. ये 3 चीज़ें हैं जो कि लिरिकल बैलेड में हम लोगों को देखने को मिलेंगी. देन क्रिटिक्स वर अगेंस्ट हिम ड्यू टू हिज यूज़ ऑफ
ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई इस्टेब्लिश नोशंस या अगर हमारी सोसाइटी में बात की जाए तो जो चीज़ सोसाइटी में चल रही है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ कोई हरकत करेगा या इस तरह की कोई बात कर देगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा बंदा और स्पॉटलाइट में आ जाएगा. पोइट्री एंड प्रोज और पोइट्री एज अ प्रोज, यहाँ पे क्या है कि critics were of the view that he has abolished the difference between prose and poetry as he is using a very simple kind of a language. तो उसकी simple language की वजह से critics जो थे वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे. जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं स्मूथली, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है या कुछ इस तरह का एक्ट करता है, सब लोग उसकी तरफ उंगली उठाना शुरू कर देंगे. सेम इज़ द केस विद वर्ड्सवर्थ. तो क्रिटिक्स जो थे वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो गए थे, इसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है. यूज़ ऑफ मीटर, उसका जो मीटर था उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने एतराज़ किए. लेकिन फिर वर्ड्सवर्थ ने उनको आंसर भी दिया और बड़े अच्छे तरीके से दिया, जिसमें सबसे पहला उसका जो पॉइंट था कि सब्जेक्ट मैटर इज़ रस्टिक. इन लिरिकल बैलेड द सब्जेक्ट मैटर इज़ रस्टिक. कंट्री साइड लाइफ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, अगर हम लोग उसकी पोएम्स की बात करें, द पोएम्स आर अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल लिविंग इन एन ऑनेस्ट वे. And he believes that the new classical writing style is not suitable to communicate with the common man or the masses. Or if we take an example of his poem like Solitude Repair की बात करें तो वो कितनी natural और simple language में लिखी गई है कि easily understandable है. तो उसकी हम लोग अच्छे से example दे सकते हैं. Then Village's life is pure, simple and suitable to communicate with the nature, as poet is a man of nature. Poet aims to bring reform into the society, but when there will be no connection between the poet and the reader, so definitely there will be no reform. कोई इस्लाह करने की चीज़ ही नहीं होगी. Then for him the purpose of the poetry is to connect thoughts and feelings, and he has also वर्ड्सवर्थ, ये जो लिरिकल बैलेड थी ना, ये किस्म का उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था. वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सपेरिमेंटेड इन लिरिकल बैलेड टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स कॉमन लैंग्वेज, बिकॉज पोइट्री हैज़ द सेक्रेट ड्यूटी टू परफॉर्म. उसके नज़दीक जो पोइट्री है ना, वो आम बंदा हर कोई नहीं कर सकता. उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है और वो देखना चाहता है कि लोगों के रिएक्शन देखना चाहता था. वो इसने एज ए जो लिरिकल बैलेड है ना, उसने फर्स्ट लाइन में ही ये वर्ड यूज़ किया है. व्हेन विल डिस्कस द टेक्स्ट में बताऊंगी कि उसने किस तरह से उसने ये वर्ड यूज़ किया कि ही इज़ गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट. Then again, his purpose is to arouse the feelings of emotions, and he was of the view that the purpose of the poet is to arouse feelings and emotions in the reader. And then there is an element of sensation as well. He says that poet always searches for sensation. सेंसेस को टच करे जो चीज़. ही हैज़ गिवन सुपरियॉरिटी टू इमेजिनेशन ऑफ रैशनैलिटी. इमेजिनेशन उसके नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रैशनैलिटी. सो सब्जेक्ट मैटर की अगर बात की जाए, ही डिफेंडेड हिमसेल्फ क्लेमिंग दैट ही राइट्स ऑन नेचर. वो नेचर के ऊपर, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, नेचर था, तो वो नेचर के ऊपर लिखता था. इट डजंट मीन दैट ही इज़ लेजी. Rather, he wants to write differently with a new style, because before him the style was harsh and pinching, and their sole purpose is to arouse the feelings of pain among the public. Neoclassicist की बात हो रही है कि उनका जो sole purpose होता था ना, वो बस harsh, किसी को, लोगों को किसी तरह ना तकलीफ देना. But for Wordsworth that should not be the case. उसके नज़दीक जो था वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. वो उसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो था ही नेचर. नेचुरल जो फिनोमिना है, नेचुरल जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए. तो उसकी इस सब्जेक्ट की मैटर की वजह से न्यू क्लासेस से समझे थे कि वो लेज़ी है, उससे और कोई काम होता नहीं है, तो उसने एक ही चीज़ पकड़ ली है, दैट इज़ रस्टिक लाइफ और नेचर, और उसी के बस उसके गिर्द घूमती है उसकी पोइट्री. सो ही इज़ अ लेज़ी पर्सन. उन्होंने न्यू क्लासेस इसको सिरे से इनकार करते थे. देन अनदर उसका जो पर्पज़ था, फॉर गेनिंग द पर्पज़ ऑफ द पोइट्री इज़ टू गिव अ सेंस ऑफ प्लेजर. शेक्सपियर्स की अगर हम लोग पोइम देखें तो वो भी प्लेजरेबल होती हैं रादर देन पेनफुल. देन पोइट्री इज़ बोर्न फ्रॉम हार्ट, एज वी डिस्कस दैट जो चीज़ हार्ट से निकलेगी, नॉट फ्रॉम द माइंड. बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि हार्ट से जो चीज़ की जाएगी, दैट विल बी अ ट्रू फॉर्म ऑफ अ पोइट्री. Now, if we talk about the contemporary poets, so there were two generations of poets in the age of Wordsworth. इसको two हिस्सों में divide किया. The one is first generation, then the second is second generation. First generation में आ जाते हैं Wordsworth, William Blake and S.T. Coleridge. Second generation, John Keats, P.B. Shelley and Lord Byron.
देन उसके बाद 4 स्टेजेस ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड में 4 स्टेजेस पोइट्री की दी हैं. फॉर वर्ड्सवर्थ दिस इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ मीनिंगफुल पोइट्री. 4 किस्म के प्रोसेस होते हैं. द वन इज ऑब्जर्वेशन. लिरिकल बैलेड उसके लिए जाहिर सी बात है एज एन एक्सपेरिमेंट था. उसने रस्टिक लैंग्वेज यूज़ की, उसने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की. People were more inclined towards nature. Focus should be in a beauty, means कि beautiful objects हैं उनकी तरफ होना चाहिए. For example, अगर हम किसी नेचुरल जगह पे जाते हैं, कोई भी नेचुरल सीनरी देखते हैं, किसी जगह पे विजिट करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? मीन्स हम लोगों को मोबाइल लेके जाना चाहिए या कोई कॉपी पेंसिल लेके जानी चाहिए कि हम लोग पोइट्री कर रहे हैं और हमें लेके जाना चाहिए. नो, नॉट लाइक दैट. इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को ब्यूटी को पूरी तरह अब्जॉर्ब करना चाहिए अपने अंदर. वी शुड नॉट टेक पेपर एंड पेंसिल विद अस ड्यूरिंग आवर प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर हम लोग जाते हैं किसी ब्यूटीफुल जगह पर देखते हैं, आजकल अगर हम आजकल की बात करें तो हम लोग अपने साथ मोबाइल ले जाते हैं और पिक्चर्स खींचना स्टार्ट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि हम लोग ना टोटली उसको हम लोग उस चीज़ को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते. कभी आप लोग अगर ऐसी जगहों पे जाए ना तो अपना ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिनसे इंटरप्शन पैदा हो सकती है ना, वो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इंटरप्ट हो जाता है. तो मोबाइल अगर ना साथ लेके जाए ना तो आप यू कैन फील अ चेंज. आपको पता लगेगा कि आप ट्रूली उसको ऑब्जॉर्व करेंगे. वो जो नेचुरल फिनोमिना होगा, नेचुरल जो सीनरी होगी, उसको आप लोग अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेंगे एंड यू विल ट्रूली इंजॉय दैट सीन. अगर हम लोग साथ लेके चले जाएंगे मोबाइल तो हम लोग हर वक्त बस पिक्चर्स खींचने में लेके जाएंगे. तो उसके नज़दीक ये काम नहीं होना चाहिए. जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो टोटली ऑब्जर्व कर रहे हो, उस चीज़ को absorb अपने अंदर. डेडिकेट yourself towards nature. डेडिकेशन नहीं होगी, इट विल बी एन ऑब्स्टेकल इन द रिदम ऑफ प्रोड्यूसिंग पोइट्री. एक किस्म की ये रुकावट बन जाएगी. सो ये आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. Then second point is recollection. Recall the things. If there will be no peace of a mind, then the recollection will be contaminated. Contemplation means thinking. Filtration means कि ideas को किस तरह हम लोगों ने filter out करना है. Beneficial and positive ideas or emotions will be taken. Pick and choose जो process होता है वो इधर आ जाता है. Creation of poetry. The residue will be in a form of a beautiful poetry by shifting it through all these processes. Observation करके, collection करके, contemplation करके, the residue, the final form will be in a form of a poetry. Now classification and overview. अगर हम classify करें, चीज़ों को तोड़ें, तो 3 changes were there. The one is economic change. Economic change किस form में हो रहा था? Industrial revolution के तौर पे हो रहा था. Literary change जो था वो किस तरीके से हो रहा था? वो fiction और poetry दोनों emerge कर रहे थे. सोशल चेंजेस अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म था, मटेरियलिस्टिक हो रहे थे बहुत ज़्यादा लोग. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उस टाइम चल रही थी. अच्छा, ये बात समझ लें कि एज ऑफ ट्रांजिशन होती क्या है. एसिमिलेशन एंड ट्रांजिशनल पीरियड. प्री एज कौन सी थी? न्यू क्लासिसिज्म. और न्यू एज कौन सी थी? रोमांटिसिज्म. यहाँ पे रोमांटिसिज्म आएगी और इस जगह पे न्यू क्लासिसिज्म आएगी. ना यहाँ से था वर्ड्सवर्थ और ना ही यहाँ से था वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ क्या था? इन दोनों के दरमियान. यहाँ के भी आइडियाज़ और यहाँ के भी आइडियाज़, और यहाँ की जो एज है और इस जगह की जो एज है, अगले आने वाली दोनों के दरमियान में जो पीरियड होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन और ट्रांजिशनल पीरियड. इसको हम लोग बोलेंगे. तो इस टाइम पे वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म जो थी वो मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुकी थी. Now coming towards the concept of poetic diction according to Wordsworth. So Wordsworth was a person who protested against the artificial, pedantry and grand style of writing because he strongly disapproves of the lofty language. Then second point is that according to him the purpose of the poetry is not to show off your knowledge, because many of his fellows and the contemporary poets, they were producing poetry by using the grand style of diction. इस तरह का डिक्शन वो लोग यूज़ कर रहे थे. देन लैंग्वेज ऑफ द रस्टिक पीपल इज़ द फॉर हिम इज़ द फिटेस्ट मीडियम टू एक्सप्रेस द जेन्युइन फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ rustic men and women, common people and common men. Poetry spurs in the natural way when the language is simple. The more complex the language will use, it will look more artificial, and he was against this artificial poetry. Then he was a person who rejected phraseology, archaism, means कि phrases use करना, because the reason is that he thinks that this thing will make poetry more artificial, and he was against this thing.
तो उसका पूरा जो सर्कल है ना वो इस चीज़ के दरमियान घूमता है. नेचर के बाद नेचर क्या होती है? कंट्री साइड मीन्स विलेज सेटिंग मीन्स द पीपल हु आर लिविंग देयर दे आर मोर कनेक्टेड विद द नेचर. सो रस्टिक लाइफ, नेचुरल जो चीज़ें हैं या नेचर जो है वो उसके नज़दीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. देन हिज theory of poetry. He believes that poetry is formed or formulated when feelings and emotions are given name. The poet is directed to think for long and deeply. He gives importance to heart over mind. Then he was a person who believes that the romantic poet is the poet of nature. In his theory of poetry, he revolted against the boredom of neoclassicists, but later on, his lyrical ballads become the manifesto of the romantic age. ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि डेट इट बिकेम द मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक एज. एक किस्म का ये फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट डोर था रोमांटिसिज्म की तरफ से. Then busy urban life was no longer in this concept of poetry because being a romantic period, he advocated for rustic and a simple life, and the poet must focus on the simplicity of life because true emotions develop in the natural behavior of a man. The last point is artificial life of the city can never allow the real emotion to flourish. Artificial जितना होंगे उतना हम लोग reality से बिल्कुल दूर हो जाएंगे. Real जो emotions होंगे उनसे बिल्कुल परे हट जाएंगे, बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे. उसके बाद वर्ड्सवर्थ की अगर हम लोग बात करें ना, ये एक किस्म का सर्कल है, समझे. ये अब सर्कल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ऐसे, ये तो जब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझे, ये इसका इनिशियल टाइम है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. एज की बात कर रही हूँ तो ये वाला जो एरो है ना, इस जगह पे कौन आता है? द ट्रेंडसेटर वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ जो था तो इसके बिल्कुल स्टार्ट पे आता है. फिर ये आहिस्ता 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 ये इवॉल्व करती गई रोमांटिसिज्म और यहाँ पे आई. तो ये जब पीक पे आती है ना, तो पीक पे आने के बाद जो पीक तक जो आती रही है वो फर्स्ट जनरेशन होगी. पीक के बाद की जो जनरेशन है दैट इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन. जॉन कीट्स और अदर जो दूसरे उसके साथ के पोएट थे ना, वो लोग यहाँ इस जगह पे आते हैं. स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये इस जगह से जहाँ पे वर्ड्सवर्थ आता है. तो अगर हम लोग वर्ड्सवर्थ की बात करें ना, ही वॉज फॉर द एज, एंड जो जॉन कीट्स थे दे वर इन द एज. फॉर और इन का हम लोगों ने फ़र्क देखना है कि वर्ड्सवर्थ जो था तो वो रोमांटिक मूवमेंट के लिए था, फॉर के लिए था, और जो जॉन कीट्स थे वो इन मीन्स के बीच में थे. ये इनका डिफरेंस है. ही वॉज नॉट इन, वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट इन द रोमांटिक एज, ही वॉज फॉर द एज बिकॉज ही वॉज द ट्रेंड सेटर. वही बंदा था फर्स्ट जिसने ये स्टार्ट किया. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बैकग्राउंड आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा लिरिकल बैलेट का. In the next video, we'll discuss the actual text of Lyrical Ballad with some explanation and important line. Stay connected with us and remember us in prayers. And do subscribe our channel as well. Thank you so much. Allah Hafiz.